के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है। दिल्ली में लाल किला के सुभाष मैदान में रावण का दहन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उत्सव की धूम। सीएम शिवराज और सीएम रमन ने दी बधाई। विजयादशमी के मौके पर देश भर में आरएसएस का पथ संचलन निकला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ताओं ने कदम से कदम मिलाकर दिया एकता और अखंडता का संदेश। दशहरे के मौके पर आज की गई शस्त्र पूजा। भोपाल में पुलिस लाइन में विधि विधान से पूजे गए शस्त्र, अधिकारियों ने किए हर्ष फायर। अनिल अंबानी मध्य प्रदेश में करेंगे 70,000 करोड़ का निवेश। सीएम शिवराज के बाद अनिल अंबानी ने भी कही निवेश की बात। बोले, मध्य प्रदेश को ग्रोइंग स्टेट के तौर पर देखना चाहता हूं। ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय सिंह को जारी किया नोटिस। 26 अक्टूबर को बयान दर्ज करने बुलाया। दिग्विजय पर निजी कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप। रायगढ़ के तमनार में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। वन रक्षक ने बीजेपी नेता पर लगाया मारपीट का आरोप। देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 3 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से होगी चर्चा। बीजापुर में 3 लाख की इनामी महिला नक्सली सोमली तेलाम गिरफ्तार। रायपुर में इनामी नक्सली दंपति ने AK-47 के साथ किया सरेंडर। और खंडवा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 6 लोगों पर जानलेवा हमला। गर्दन काटने की कोशिश की गई, 4 की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के इस खास पेशकश के साथ मैं दीपेश एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस परिवार की ओर से आप सभी को दशहरे की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। दशहरा यानी 10 पापों के परित्याग की प्रेरणा देने वाला पर्व और पुण्य की विजय गाथा सुनाने वाला विजयादशमी का पर्व। एक बार फिर पूरा देश दशहरे के हर्षोल्लास में डूब गया है। जगह जगह संसार के सबसे बड़े खलनायक का खात्मा यानी दशानन का पुतला दहन किया जा रहा है। पाप की पराजय और पुण्य के पराक्रम का पर्व मनाया जा रहा है। तो आइए हम भी आपको लिए चलते हैं इस महाजश्न में और दिखाते हैं कैसे किया जा रहा है लंकापति का अंत। तो देश भर में बड़े ही धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। आज कोने कोने में आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा रहे हैं। लंकापति के अंत की 6 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर दिल्ली में हुए मुख्य रावण दहन समारोह की। दूसरी तस्वीर पटना की, जहां पर सबसे पहले रावण दहन हुआ। तीसरी तस्वीर कोटा की। चौथी तस्वीर अहमदाबाद की। यहाँ पर आज विशालकाय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए रावण दहन के भव्य कार्यक्रम की। और आखिरी तस्वीर राजगढ़ में मनाए जा रहे दशहरा उत्सव की। यहाँ सभी जगहों पर रावण का दहन किया गया। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए रावण दहन की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से सीएम ने एक रॉकेट में आग लगाई और उसके बाद ये रॉकेट नुमा तीर सीधे रावण की नाभि में जा घुसा और देखते ही देखते
रावण का पुतला धुंधु कर जल उठा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सब विकास रोक कर वो किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर किसानों में भरोसा जगाने की कोशिश की। साथ ही सीएम ने कहा कि जिस दिन हमारे भीतर की बुराइयों रूपी रावण का वध होगा, उसी दिन अच्छाई की सही जीत मानी जाएगी। तो सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष के साथ रावण के पुतले में आग लगाई गई और पूरा रावण कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। तो शानदार बंदोबस्त किए गए थे यहां पर रावण दहन के लिए, और चूंकि सीएम शिवराज को आना था, जाहिर सी बात है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। इसके अलावा आज पूरा बुदनी मानो इस मैदान में उमड़ आया था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भोपाल की तस्वीरें। यहां भी असत्य पर सत्य की विजय यानी विजयादशमी का जमकर उत्सव मनाया जा रहा है। यहां टीटी नगर के दशहरा मैदान पर भव्य कार्यक्रम के जरिए रावण का पुतला फूंका गया। सबसे पहले आज टीटी नगर में ही रावण जलाया गया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां यहां पर मौजूद थीं। राज्यपाल राम नरेश यादव, इनके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। वहीं गृह मंत्री बाबूलाल गौर, सांसद आलोक संजर, सुरेंद्र पटवा, सुरेश पचौरी समेत कई दिग्गज राजनेताओं ने भी इस यादगार लम्हे को अपनी आंखों से देखा। यहां पर सबसे पहले स्मारिका का विमोचन हुआ, इसके बाद कुछ साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया और आखिर में जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। चलिए इंदौर लिए चलते हैं आपको। यहां पर तिलक नगर में आज धूमधाम के साथ रावण दहन किया गया। इस मौके पर जोरदार आतिशबाजी की गई और देखिए यहां भी वही अंदाज। तो तिलक नगर में धूमधाम के साथ रावण का दहन किया गया। इस दौरान की गई जोरदार आतिशबाजी ने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। और इंदौर के राजवाड़ा पर हुए रावण दहन की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां काले धन के विरोध में 25 फीट ऊंचे काले रावण का पुतला जलाया गया। देखिए अलग अलग अंदाज था विरोध प्रदर्शन का और उसका जरिया बना आज रावण। इधर खुरई में भी धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया गया और जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया। ये खुरई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री भूपेंद्र सिंह खास तौर पर पहुंचे थे। परिवहन और आईटी मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने यहां पर एक रॉकेट में आग लगाई। तीरनुमा रॉकेट रावण में जा घुसा और देखते ही देखते रावण का पुतला जल गया। राजगढ़ में भी जमकर विजयादशमी का जश्न मनाया गया। तस्वीरें आपको राजगढ़ की दिखाते हैं।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं आगर मालवा की तस्वीरें। यहाँ भी शानदार तरीके से रावण का दहन किया गया। देखिए, पहले आतिशबाजी हुई, इसके बाद आगर मालवा में जोरदार आतिशबाजी के बीच दशहरे का पुतला जलकर राख हो गया। तो कई और शहरों में किस तरीके से, किस अंदाज में हुआ रावण का दहन, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश का पिछला एक दशक अभूतपूर्व विकास का समय रहा है, तो साथ ही ये समय प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सम्मान का भी समय है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को उनकी गरिमा लौटाने का और खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प लिया है। यही कारण है कि उनकी सोच किसानों की हर मुश्किल, हर पीड़ा को समझती है। किसानों के संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा साथ होते हैं। बाढ़, ओला, पाला और अतिवृष्टि जैसी विपदाओं में उन्होंने हमेशा किसानों के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें दूर की हैं। इस बार भी वे युद्ध स्तर पर किसानों की मुश्किलें दूर करने में लगे हैं। प्रदेश की 141 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 20,000 सूखा प्रभावित गांवों में सर्वेक्षण जारी है। 2014 की फसल बीमा योजना के 4,25,000 किसानों को 515 करोड़ रुपए की बीमा राशि इस माह मिल रही है। रबी 2014 के बीमा दावे 300 करोड़ रुपए का भुगतान नवंबर माह में होगा। 33% से अधिक नुकसान वाले गांव के किसानों के अल्प अवधि ऋण मध्य अवधि में बदले गए हैं और उन्हें रबी फसलों के लिए भी ऋण मिलेगा, जिस पर ब्याज सरकार देगी। सूखाग्रस्त गांवों में मनरेगा में 100 दिन के बजाय 150 दिन काम मिलेगा। अब किसानों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन के लिए केवल 2 माह के बिजली का बिल जमा करना होगा। 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राज्य के सभी उच्च अधिकारी गांव के दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उन्हें प्रदेश की सूखे की स्थिति से अवगत कराया। इन सब बातों से बड़ा वो एहसास है जो किसानों के पास है। एहसास किसी के साथ होने का, संकट में हाथ थामने का। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अन्नदाता किसान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और उनकी प्राथमिकता है किसानों का कल्याण। उनका संकल्प है किसानों की खुशहाली। 10 वर्षों के निरंतर विकास की खुशियां मनाने के अवसर पर जब उन्होंने देखा कि प्रदेश का अन्नदाता सूखे के संकट का सामना कर रहा है, तब उन्होंने किसानों की सहायता को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पिछले 10 वर्षों के विकास के उत्सव से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसानों के आंसू पोंछना। आप चिंता मत करो, मुसीबत आई है, संकट आया है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा मेरे किसान बहनों और भाइयों। शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, इस आपदा के पार निकाल के हम लेके जाएंगे। यही कारण है कि संकट की इस घड़ी में भी प्रदेश का किसान आश्वस्त है, क्योंकि
उनके प्रदेश का मुखिया उनके साथ खड़ा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अनूपपुर की तस्वीरें। यहाँ किस अंदाज में हुआ दशहरे का जश्न मनाया गया और किस अंदाज में हुआ रावण का दहन। ये तस्वीरें अनूपपुर की। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीरें। यहाँ के लाल किला के सुभाष मैदान में भी भव्य कार्यक्रम के साथ रावण का दहन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जोरदार आतिशबाजी के साथ की गई। इस खास मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ ही अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। वैसे तो इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, लेकिन पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की नींव रखी। उन्होंने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए समाज में आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का संदेश दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर देवास की, जहां पर देखिए आप किस तो पूरे देश की तरह देवास में भी हर्षोल्लास के साथ आज धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से रावण का पुतला जला, उसका मुखौटा गिरा। आज पूरे देश में दशहरे का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला अहमदाबाद में भी जलाया गया। यहाँ लाखों की संख्या में लोग इस मुख्य समारोह को देखने पहुंचे। पुतला दहन के बाद आतिशबाजी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। और पटना के गांधी मैदान में किस अंदाज में हुआ रावण का दहन, आइए वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। खास बात यह कि आज देश में सबसे पहले पटना के गांधी मैदान में ही रावण का पुतला जलाया गया था। इसके बाद दिल्ली में दूसरा मुख्य समारोह हुआ और हजारों लाखों की भीड़ इस मुख्य समारोह को देखने यहां पहुंची थी। नागपुर में किस अंदाज में मनाया गया दशहरा, आइए उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये नागपुर की तस्वीरें, हजारों लोगों का। ये मुंबई की तस्वीरें आपको हम पहले दिखाते हैं। यहां पर रावण का पुतला जलाया गया। शानदार आतिशबाजी के बीच मुंबई में किस अंदाज में हुआ लंकापति का अंत, तस्वीर आपके सामने। मुंबई की तस्वीरें, यहां पर भगवान राम की वेशभूषा धरे कलाकार ने रावण के पुतले पर तीर छोड़ा और देखिए किस अंदाज में धूं-धूं कर करतब दिखाता ये रावण जल उठा। चलिए कानपुर के दशहरे की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। यहां किस अंदाज में हुआ रावण का दहन। यहां रामलीला खेली गई और इसके बाद रामलीला के कलाकारों ने मिलकर इस पुतले को आग लगाई। एक तरफ
लक्ष्मण। तो कहीं मत जाइए, कुछ और शहरों में किस अंदाज में हुआ रावण दहन दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राज्य भी पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना चाहिए। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? जो हमने आपको दिखाए ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन में उत्तर दें। हम पूछ हो रहे हैं, मेरा सवाल है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। किसी के मन में है कुछ नया करने का सपना। कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में, तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर प्रदेश इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, एक धार से, एक झाबुआ, एक सिवनी और एक मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर। यहां पर किस अंदाज में आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा। तस्वीरें जयपुर की, जहां पर अब से कुछ देर पहले ये रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले शानदार आतिशबाजी के बीच जलाए गए। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला। और चलिए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ की तस्वीरें। नवाबों के शहर लखनऊ में किस अंदाज में हुआ रावण का दहन। उत्तर प्रदेश के एक और शहर मेरठ की अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर भी आज लाखों लोगों की भीड़ के बीच रावण का दहन किया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोटा की तस्वीरें। यहां पर किस अंदाज में जला रावण, एक नजर। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। और चलिए आखिर में अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद की तस्वीरें। यहां पर भी आज रावण का पुतला जलाया गया। और चलते चलते अमृतसर के रावण दहन पर भी एक नजर। वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया।
चलिए तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश का पिछला एक दशक अभूतपूर्व विकास का समय रहा है, तो साथ ही ये समय प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सम्मान का भी समय है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को उनकी गरिमा लौटाने का और खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प लिया है। यही कारण है कि उनकी सोच किसानों की हर मुश्किल, हर पीड़ा को समझती है। किसानों के संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा साथ होते हैं। बाढ़, ओला, पाला और अतिवृष्टि जैसी विपदाओं में उन्होंने हमेशा किसानों के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें दूर की हैं। इस बार भी वे युद्ध स्तर पर किसानों की मुश्किलें दूर करने में लगे हैं। प्रदेश की 141 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 20,000 सूखा प्रभावित गांवों में सर्वेक्षण जारी है। 2014 की फसल बीमा योजना के 4,25,000 किसानों को 515 करोड़ रुपए की बीमा राशि इस माह मिल रही है। रबी 2014 के बीमा दावे 300 करोड़ रुपए का भुगतान नवंबर माह में होगा। 33% से अधिक नुकसान वाले गांव के किसानों के अल्प अवधि ऋण मध्य अवधि में बदले गए हैं और उन्हें रबी फसलों के लिए भी ऋण मिलेगा, जिस पर ब्याज सरकार देगी। सूखाग्रस्त गांवों में मनरेगा में 100 दिन के बजाय 150 दिन काम मिलेगा। अब किसानों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन के लिए केवल 2 माह के बिजली का बिल जमा करना होगा। 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राज्य के सभी उच्च अधिकारी गांव के दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उन्हें प्रदेश की सूखे की स्थिति से अवगत कराया। इन सब बातों से बड़ा वो एहसास है जो किसानों के पास है। एहसास किसी के साथ होने का, संकट में हाथ थामने का। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अन्नदाता किसान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और उनकी प्राथमिकता है किसानों का कल्याण। उनका संकल्प है किसानों की खुशहाली। 10 वर्षों के निरंतर विकास की खुशियां मनाने के अवसर पर जब उन्होंने देखा कि प्रदेश का अन्नदाता सूखे के संकट का सामना कर रहा है, तब उन्होंने किसानों की सहायता को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पिछले 10 वर्षों के विकास के उत्सव से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसानों के आंसू पोंछना। आप चिंता मत करो, मुसीबत आई है, संकट आया है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा मेरे किसान बहनों और भाइयों। शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, इस आपदा के पार निकाल के हम लेके जाएंगे। यही कारण है कि संकट की इस घड़ी में भी प्रदेश का किसान आश्वस्त है, क्योंकि उनके प्रदेश का मुखिया उनके साथ खड़ा है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम महाबली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। आज हम उस महाबली की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ के बाकी नेताओं को कर दिया है बौना, जिसे जमीन सुंघाने के लिए विपक्ष ने एक से एक हथकंडे अपनाए, लेकिन इस महाबली ने अंगद की तरह
ऐसे पैर जमाए कि हिलाना तो दूर, उसे टस से मस भी नहीं कर सका विपक्ष। ये है महाबली रमन सिंह की कहानी। सियासत में सिकंदर बनना आसान नहीं होता, इसके लिए सब्र होना चाहिए। महाबली बनने की चाहत भला किस नेता में नहीं होती। बेसब्री दिखाने वाले कई नेता इस कद तक पहुंचने से पहले ही ढेर हो गए, लेकिन ये गलती रमन सिंह ने नहीं की, क्योंकि उन्हें ये कहावत याद थी, लीक लीक चींटी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। 24 जनवरी की वो तारीख रमन सिंह शायद कभी नहीं भूल सकेंगे। उस दिन मोबाइल पर बजी 1 घंटी ने ही उन्हें महाबली बनने में मदद की। रमन सिंह ने जब फोन उठाया तो देखा कि वेंकैया नायडू उन्हें कॉल कर रहे हैं। दोपहर करीब 2:30 बज रहे थे। रमन सिंह ने तुरंत फोन उठाया तो उधर से वेंकैया की आवाज गूंजी, हेलो रमन जी। और फिर वेंकैया ने उनसे सीधे और सपाट लहजे में पूछा कि वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनना चाहेंगे। रमन के लिए ये सवाल नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश जैसा था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की इसी हामी ने सियासत में बदल दी रमन सिंह की सूरत। लेकिन बचपन में रमन सिंह ने इतनी ऊंचाई हासिल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो तो क्रिकेट और पढ़ने लिखने के दीवाने थे, राजनीति से वास्ता नहीं था। लेकिन रमन का बचपन अब पीछे छूट गया है। क्रिकेट खेलने का शौक राजनीति की आपाधापी में गुम हो चुका है। जो लड़का पहले हाथ में बैट लिए हुए खेल के मैदान का महाबली था, उसे आज सियासत में मिला हुआ है यही तमगा। सियासत के इस महायोद्धा ने तीसरी बार सूबे में सरकार बनाकर ये जता दिया कि उनसे बड़ा महाबली कोई नहीं है। रमन सिंह के बचपन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रमन सिंह कैसे सत्ता के शिखर तक जा पहुंचे। जिस कामयाबी के मुकाम को उन्होंने हासिल किया, उसकी कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बुलंदियों को छूने वाले डॉक्टर रमन सिंह का जन्म कवर्धा जिले के ठाठापुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ। उनका बचपन 3 भाई और 2 बहनों के साथ इसी गांव में बीता। सरकारी वकील रहे पिता विघ्नहरण सिंह ठाकुर से उन्हें अनुशासन की शिक्षा मिली। मां सुधा सिंह धार्मिक महिला थी। उनसे धर्म और संस्कृति का पाठ सीखने को मिला। गांव में एक मैदान है जहां रमन सिंह अपने साथियों संग वॉलीबॉल खेला करते थे। इसी खेल से उन्होंने सीखा कि अपने विरोधियों को कहां और कैसे पस्त करना है। वॉलीबॉल के साथ साथ रमन सिंह क्रिकेट में भी माहिर थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज रमन सिंह हर मैच को जीतने की जिद रखते थे। क्रिकेट के मैदान में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने वाले रमन सिंह आज सियासत के मैदान में भी फ्रंट पर ही रहते हैं। तो क्रिकेट में अगर आप लेफ्टी हुए तो ग्राउंड में वैसे भी इनकी कीमत बढ़ जाती थी। ये बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे और बॉलर भी थे, क्योंकि लेफ्टी थे। खेल कूद के अलावा रमन सिंह को लजीज खाने का भी बड़ा शौक था। घर से मिले जेब खर्च को वो अपने दोस्तों के साथ उड़ा देते थे। दोस्तों की मंडली हाट बाजार जाती और सब मिलकर पार्टी करते। देर रात तक सोना और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाना आज रमन सिंह की दिनचर्या है। लेकिन जब वो छोटे थे, उन्हें सुबह जल्दी उठना नागवार लगता था। दौड़ने में फिसड्डी रहने वाले रमन सिंह आज राजनीति की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। खेल के मैदान में दम दिखाने वाले रमन सिंह स्कूल में भी होनहार छात्र थे। उन्हें हमेशा क्लास में दूसरी और तीसरी कतार में बैठना पसंद था।
होमवर्क को वक्त पर पूरा करना उनकी आदत थी। लड़ना झगड़ना और एक दूसरे की चुगली करना रमन को पसंद नहीं था। उन्हें पसंद था दोस्तों की आगे बढ़कर मदद करना। इसी व्यवहार की वजह से क्लास में रमन के साथ बैठने वालों की होड़ लग जाया करती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि जिस सवाल का जवाब किसी को नहीं आता था, उसका उत्तर रमन के पास होता था। उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे सर, वो डॉक्टर साहब से वो मैंने उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछते थे। वक्त के साथ रमन की क्रिकेट के मैदान से दूरी और किताबों से दोस्ती बढ़ती गई। पिता विघ्नहरण को रमन का स्वभाव पता था। वो चाहते थे कि रमन या तो अच्छे वकील बने या फिर हुनरमंद डॉक्टर। पढ़ाई के दौरान ही रमन ने गरीबों के दर्द को समझ लिया था। उस दौर में छुई खदान, कवर्धा और राजनांदगांव में ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी से लोगों को जान गंवाते उन्होंने देखा था। तब उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला किया और 1975 में रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज से BA MS की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में रमन को बाइक चलाने का बड़ा शौक रहा। आज भी वो उन दिनों को याद करते हुए ठहाका लगाना नहीं भूलते। बड़े नर्सिंग होम के ख्वाबों से अलग और पैसे बनाने के लालच से दूर डॉक्टर रमन सिंह ने कवर्धा में खुद का एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया। उनके क्लिनिक पर सुबह से ही मरीजों की भीड़ लग जाती, लेकिन उस भीड़ में ज्यादातर वो लोग होते जिनके पास डॉक्टर की फीस का पैसा नहीं होता था। डॉक्टर रमन सिंह ऐसे मरीजों का मुफ्त में इलाज कर देते और जिनके पास दवाई के पैसे नहीं होते थे उन्हें फ्री में दवा भी देते। उनका मतलब उद्देश्य था सेवा करना, मतलब पैसा उनका कोई क्राइटेरिया रहा नहीं कभी। रमन सिंह को अपने डॉक्टरी के पेशे से कोई आमदनी नहीं हो रही थी, लेकिन जनता के आशीर्वाद और मान सम्मान से उन्हें दिली सुकून मिलता। धीरे धीरे रमन की पहचान एक डॉक्टर से ज्यादा समाज सेवी के रूप में होने लगी। उधर उनके पिता विघ्नहरण सिंह ठाकुर जनसंघ की गतिविधियों में मशगूल थे, लेकिन रमन सिंह का उस वक्त तक राजनीति से दूर दूर तक का नाता नहीं था। वो साल था 1976 का, जब एक वाकये ने रमन सिंह की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। अब तक जिस राजनीति से वो दूर भाग रहे थे, वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। जनसंघ का जिला अध्यक्ष बनने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने वाला रमन सिंह एक दिन सूबे का सबसे बड़ा सेवक बन जाएगा। जनसंघ से रमन सिंह के सियासी सफर की शुरुआत हो चुकी है। जनसंघ के जिला अध्यक्ष और पार्षद बनने के बाद भी रमन ने डॉक्टरी का पेशा नहीं छोड़ा। सुबह के वक्त वो गरीब और असहाय लोगों का इलाज करते और शाम में सियासी रणनीति तैयार करते। पार्षद तो वो बीजेपी बनने के बाद बने, लेकिन सक्रिय राजनीति की एक छाप उनके ऊपर जनसंघ के दिनों में ही पड़ चुकी थी। एक दिन की बात है, जनसंघ के शीर्ष नेतृत्व ने रमन को एक काम सौंपा। काम बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त काफी कम। लेकिन रमन के पास काम करने का जज्बा बहुत बड़ा था और उसी बड़े जज्बे के भरोसे रमन ने शीर्ष नेतृत्व के उस संदेश को इतने शानदार तरीके से पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया कि वो पूरे जनसंघ की शीर्ष नेतृत्व के चहेते बन गए। दिल्ली से जनसंघ आलाकमान की तरफ से रमन सिंह को संदेश मिला कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ी साइकिल यात्रा निकाली जाए। ये संदेश उन्हें भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। आलाकमान इस आंदोलन को जल्दी करना चाहता था, इसलिए सभी को सूचना आनन फानन में भेजी गई। 2 दिन पहले मिली सूचना से रमन को आंदोलन की तैयारी का बहुत कम वक्त मिला, लेकिन उन्होंने साइकिल यात्रा में हजारों युवाओं की भीड़ खड़ी कर दी। मामूली मोहलत में ही उन्होंने आंदोलन को सफल करने का अपना हुनर आला कमान को दिखा दिया।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रमन सिंह के महाबली बनने की पूरी दास्तान। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राजनीति पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना। ये फसल और बढ़ती जाएगी। और कितना समय चाहिए आपको? जो हमने आपको दिखाया ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन में उत्तर दें। हम कुछ और है। मेरा सवाल है। रमन सिंह के महाबली बनने की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिम्मेदारियों से रमन सिंह घबराए नहीं, भागे नहीं, झिझके नहीं। जब क्रिकेट खेलते थे तो टीम को जिताने की जिम्मेदारी निभाते। जिम्मेदारी का यही एहसास राजनीति के अखाड़े में उतरने में भी उनके काम आया। चुनौतियों से वास्ता पड़ने के बावजूद रमन सिंह परेशान नहीं हुए और जवाबदेही से बचने की भी कभी कोशिश नहीं की। आयुर्वेद में BA MS की डिग्री हासिल करने के बाद रमन सिंह आम लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं जनसंघ की गतिविधियों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। क्या दिन क्या रात, इन दोनों काम में रमन सिंह ऐसे रम गए थे कि वो भूल गए कि जल्दी ही नई जिम्मेदारी भी उन्हें संभालनी होगी। रमन जब युवा हुए तो उनकी मां उनकी शादी का सपना संजोने लगी, अपने बहू के ख्वाब देखने लगी। रमन के पास भी शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उन्हें वीना सिंह से जोड़ना था, तो वो जुड़े भी। साल 1980 की बात है। रमन को शादी के लिए शहडोल के बुलवा गांव जाना था। जिस रमन के आगे पीछे आज दर्जनों गाड़ियां चलती है, उस वक्त उनकी शादी के लिए एक बस बुक की गई और वो बस सरकारी बस थी, राज्य पथ परिवहन निगम की। सारे बाराती उसी बस में बैठे और रमन भी घोड़ी पर नहीं, उसी बस पर सवार होकर अपने ससुराल पहुंचे। रमन की शादी हो गई, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। पत्नी वीणा का साथ भी खूब मिला और परिवार की नई जिम्मेदारियों के बीच रमन सिंह और निखरने लगे। शादी हुए 2 साल ही बीते थे कि राजनीति में रमन को पहला मुकाम मिल गया। साल 1983-84 में वो कवर्धा नगर पालिका के शीतला वार्ड से पार्षद चुन लिए गए। इसी दौरान वो पिता भी बने, बेटी अस्मिता और बेटे अभिषेक के। परिवार में और खुशियां आ गई थी। पार्षद के बाद अगला मुकाम आया 1990 में। रमन सिंह को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा। जनता के दिल में बैठ चुके रमन ने मैदान में ऐसी ताल ठोकी कि कांग्रेस के जगदीश चंद्रवंशी धराशायी हो गए। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें राजनांदगांव में कांग्रेस के दिग्गज मोतीलाल वोरा के खिलाफ मैदान में उतारा। वोरा बड़े अंतर से हारे और रमन सियासत की दुनिया में छा गए। वाजपेयी कैबिनेट में 13 अक्टूबर 1999 को वो मंत्री के तौर पर भी शामिल किए गए। राजनीति के अखाड़े में उतरे रमन सिंह को 20 साल बीत चुके थे। केंद्र में अटल सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का रास्ता रुका पड़ा था। चुनाव का शंखनाद हो चुका था, लेकिन बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के मजबूत कांग्रेसी नेतृत्व को धराशाही करने के लिए किसे वहां भेजा जाए। दिलीप सिंह दुबे और रमेश बैस जैसे दिग्गज नेता केंद्र का मंत्री पद गंवाने के लिए तैयार नहीं थे। रमन सिंह भी केंद्र में मंत्री थे। बंगला, लाल बत्ती लगी गाड़ी और शान शौकत से भरा जीवन। लेकिन वेंकैया नायडू का फोन आते ही उन्होंने तमाम ताम झाम से खुद को दूर करने में कोई कोताही नहीं की। जोश से भरे रमन सिंह के छत्तीसगढ़ का बीजेपी अध्यक्ष बनते ही कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। बैठकों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस की काट निकालने के लिए रणनीति बनने लगी।
लेकिन तभी दिलीप सिंह जूदेव के घूस लेने का मामला उछल गया। छत्तीसगढ़ की राजनीति का जो रास्ता रमन सिंह के आते ही आसान दिखने लगा था, उसमें तमाम रोड़े फिर नजर आने लगे। रमन सिंह ने भी कांग्रेस की चुनौती को बेअसर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। नवंबर 2003 में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के पैरों तले से रमन सिंह की सेना जमीन खिसका चुकी थी। 90 में से 50 सीटों पर कमल खिल चुका था। रमन को इसका सिला भी मिला। वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे और सर्वसम्मति से 7 दिसंबर 2003 को वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए। सियासत के मैदान में भी वो शानदार खिलाड़ी साबित हो चुके थे। पार्षद से विधायक, फिर सांसद और केंद्र में मंत्री। लेकिन इस जबरदस्त सफलता से भी रमन बदले नहीं। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। न जनता को भूले, न बचपन के दोस्त यारों को। ईश्वर पर आस्था पहले भी थी और आज भी है। डोंगरगढ़ में देवी के प्रसिद्ध मंदिर, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी और रतनपुर में मां महामाया, इन तीनों ही दरबारों में मत्था टेकना रमन सिंह कभी नहीं भूलते। हर काम को शुरू करने और इसके पूरा होने तक अपने परिवार के साथ रमन तीनों जगह पूजा अर्चना जरूर करते हैं। अंक ज्योतिष में भी वो खूब भरोसा रखते हैं। रमन सिंह 12 दिसंबर 2008 को दूसरी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। जब तीसरी बार ताजपोशी होनी थी तो उन्होंने अंक ज्योतिष के मुताबिक 2013 में भी 12 दिसंबर की तारीख को ही शपथ ली। जब से वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तब से लगा करके आज तक के छोटे से बड़े कोई भी कार्य हो, पहले आकर के यहाँ वो पूजा कार्य कर लेते हैं। यहाँ आते हैं तो बराबर आरती है, प्रसाद वितरण है, सब कुछ करते हैं। रमन सिंह ने बीजेपी को हैट्रिक लगवा दी है और साथ ही अपनी अगली पीढ़ी को भी वो राजनीति के गलियारे तक पहुंचा दिया। उनका सपना था कि बेटा अभिषेक राजनीति में आए। ये सपना बेटे ने सच कर दिखाया है। अपने पिता की संसदीय सीट रही राजनांदगांव से शानदार जीत दर्ज कर वो संसद पहुंचे। उनकी कही हुई बातों से ज्यादा जो उनका कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली है, उनका व्यवहार है। एक व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, यदि उसके व्यवहार में विनम्रता, यदि उसकी सोच में सफाई और उसके मन में लोगों के लिए उनकी सेवा करने की ललक हो, तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। दोस्ती यारी भी रमन सिंह खूब करते हैं। बचपन के दोस्तों से वक्त मिलते ही मिलना जुलना उनके फेवरेट्स में शामिल है। होली, दिवाली, दशहरा और नया साल, रमन ये दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। खुद तो कम खाते हैं, लेकिन दोस्तों को खिलाने पिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं रमन सिंह। बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने यूथ क्लब बनाया था। ये क्लब आज भी है और रमन सिंह उसके अध्यक्ष हैं। आम लोगों से भी उनका वास्ता पड़ता ही रहता है। मौका मिलते ही पड़ोस में चाय की दुकान वाले से वो चाय बनवाकर जरूर पीते हैं। दोस्ती यारी, ईश्वर के दर्शन और आम आदमी से घुलना मिलना, यही खासियतें हैं रमन सिंह की, जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है। फिलहाल महाबली में वक्त एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद महाबली रमन सिंह की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सिएक लाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया,
सियाग सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सियाग 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। ऐसा बिल्कुल नहीं कि रमन सिंह ने हमेशा सुगम रास्तों पर चलकर महाबली बनने का सफर पूरा किया हो। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद रमन सिंह को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बात अलग है कि वो हर मुश्किल से पार पा गए। हर सपने को पूरी जिंदा दिली से जीने वाले रमन सिंह ने ऐसे आरोप भी झेले जिनमें शायद कई राजनेता झुलस जाते। कभी बतौर डॉक्टर वो मरीजों की नब्ज देखते थे, अब बतौर सीएम जनता के दिल के दर्द को जानने में जुटे रहते हैं। लेकिन 11 साल का ये दौर रमन के लिए दिक्कतों भरा भी रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 2005 में नक्सलियों के खिलाफ तलवा जुडूम अभियान चलवाया तो उस पर संगीन आरोप लगे। 2007-8 में चावल योजना की शुरुआत की तो विपक्ष ने उन पर राज्य के लोगों को निकम्मा बना देने का आरोप मांगा। लेकिन रमन सिंह की इसी चावल योजना ने न सिर्फ उन्हें लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया बल्कि उनकी शोहरत चाउर वाले बाबा के रूप में फैल गई। मुश्किलें भला किसके सामने नहीं आती, लेकिन रमन ने इन्हें संजीदगी से हल किया। जनता को जनार्दन समझने वाले रमन सिंह ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लाल फीताशाही को खत्म करने का बीड़ा उठाया और जन दर्शन के जरिए सीधे जनता से जुड़ गए। सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम करना होता तो शायद कुछ आसानी होती, लेकिन सियासत के शुरुआती कुछ साल में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला और देश की राजनीति में आग लगाने वाले टोलगेट विवाद की छाया भी उनकी सरकार पर पड़ी। फिर दंतेवाड़ा और झीरम घाटी में हुए सबसे बड़े नक्सली हमलों के बाद हालात से निपटने का काम भी उन्हें करना पड़ा। झीरम घाटी के हमले में जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आला नेतृत्व खत्म हो गया तो रमन सिंह पर यह आरोप भी लगा कि नक्सलियों से साठगांठ कर हमला उन्होंने ही करवाया था। रमन इससे भी जूझे और पाक साफ होकर निकले। कभी दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट, कभी गहरी सोच वाली गंभीरता, कभी हार न मानने वाला जज्बा, तो कभी दावे को दमदार तरीके से निभाने का दम। रमन सिंह इन्हीं खासियतों की वजह से सियासत की हर चुनौती से पार पाते रहे। उनको करीब से देखने वाले कई अंदाज में पहचानते हैं, लेकिन हर नजर और हर अंदाज उनकी मजबूती और संजीदगी के साथ साथ सियासत के सबसे बड़े सूरमा के रूप में ही पहचान बताती और दिखाती है। विपक्ष ने कभी कोल ब्लॉक आवंटन तो कभी बड़े उद्योगपतियों पर दरिया दिली दिखाने का आरोप रमन पर लगाया, नीति पर सवाल उठाए, कमजोर रणनीति का हवाला दिया, सियासी चक्रव्यूह में उलझाने की कोशिश की। लेकिन अपने 11 साल के कार्यकाल में रमन को जनता से खूब प्यार मिला। विरोधी भी कई बार उनके गुण गाते दिखे। यहां तक कि कांग्रेस की कैद में रही सरकार ने भी शानदार खाद्य योजना की जमकर तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने भी रमन की पीठ थपथपाई। केंद्र ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया है उसका आधार रमन सिंह की चलाई योजना ही है। ये रमन सिंह ही है जिन्होंने छत्तीसगढ़ को कामयाबी की तमाम इबारतें लिख कर दी हैं और हासिल किए हैं राज्य के लिए ढेर सारे पुरस्कार और जनता का प्यार। तो ये था महाबली बनने का रमन सिंह का सफरनामा। आगे और भी महाबलियों के किस्से लेकर आएंगे हम। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।
बीजेपी के सांसद इसमें नजर आ रहे हैं, तो फिर उसको किस नजरिए से देखा जाएगा? खुलकर कहें डॉक्टर साहब, आप क्या इशारों में बात कर रहे हैं? आप अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं गए? भोपाल निवासी एक साधारण गृहिणी निर्मला कुल्हारे का इंजीनियर बेटा सौरभ कुल्हारे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने वाला है। अमेरिकन कंपनी में प्लेसमेंट संभावित है। सौरभ और उसकी मां का ये सपना मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के मुफ्त प्रशिक्षण की योजना से पूरा हुआ है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सौरभ की राह में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन दृढ़ निश्चयी सौरभ और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, सफल होकर ही दम लिया। सौरभ का परिवार बेहद खुश है। निर्मला अपने बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देती हैं। वे कहती हैं, सरकार मदद नहीं करती तो उच्च शिक्षा के लिए सौरभ अमेरिका नहीं जा पाता। प्रदेश सरकार SC/ST विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा रहने खाने तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। यदि आप भी ऊंची उड़ान के इच्छुक हैं तो पैसों की चिंता छोड़ मेहनत के लिए कमर कस लें। आपके सपनों को साकार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पूरे आदिवासी समुदाय के लिए मिसाल बन गई है। एक समय था जब इनके परिवार का जीवन मुश्किलों से भरा था। जिस जमीन पर ये रहते थे, इनके लिए यहाँ रहना गैर कानूनी था। आज इस जमीन का पट्टा देकर मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें मालिक बना दिया है। जमीन का मालिकाना हक मिलने से इन लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सिंचाई के लिए पंप और कीटनाशक छिड़कने के लिए मशीन दी गई है तथा कपिलधारा योजना से कुआं भी मिला है। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वन निवासी वन अधिकारों से वंचित न रहे। अब तक 2 लाख से ज्यादा वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। वनाधिकार अधिनियम ऐसे ही हजारों आदिवासी परिवारों का जीवन बदल रहा है। अधिक जानकारी के लिए अपने गांव में गठित वन समिति अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क करें। देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उत्सव की धूम। सीएम शिवराज ने बुधनी में जलाया रावण। दिल्ली के लाल किला के सुभाष मैदान में रावण का दहन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। विजयादशमी के मौके पर देश भर में